अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोस्थीसिस के बारे में। ठीक है, आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि प्रोस्थीसिस क्या होता है। ठीक है, प्रोस्थीसिस को यूज़ करने का पर्पस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एक सक्सेसफुल प्रोस्थीसिस की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करते हुए हमें प्रोस्थीसिस को यूज़ करते हुए जिन बातों का हमें ख्याल रखना होता है। ठीक है, उसके बाद हम कोजेज़ देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ या ऐसी कौन सी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं कि हमें एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है और फिर हम प्रोस्थीसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे जो हमें फेस करने पड़ते हैं वाइल यूजिंग प्रोस्थीसिस। ठीक है, और लास्ट में फिर हम प्रोस्थीसिस को मैन्युफैक्चर करने का तरीका भी देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं कि प्रोस्थीसिस क्या होता है, प्रोस्थीसिस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, हमें पता है प्रोस्थीसिस एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम इसे आर्टिफिशियल डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल लिम्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिम्ब कहेंगे तो हम फिर बेसिकली लिम्ब की तरफ आ जाएंगे, लेकिन प्रोस्थीसिस लिम्ब के नहीं होते, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के होते हैं। अगर किसी का कान रिमूव हो गया है या फिर नोज़ रिमूव हो गया है, दांत रिमूव हो गया है। ठीक है, हर चीज़ के प्रोस्थीसिस आजकल मौजूद हैं, लेकिन चूंकि हमारा फील्ड यही है तो हम यहाँ पे लिम्ब को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्रोस्थीसिस एक आर्टिफिशियल डिवाइस या लिम्ब होता है। ठीक है, जिसने क्या करना होता है, जिसने कोई भी अगर बॉडी पार्ट मिसिंग है, कोई लिम्ब मिसिंग है, कोई नाक मिसिंग है, किसी का ईयर मिसिंग है, ठीक है, किसी का टीथ मिसिंग है। ठीक है, तो उसने क्या करना होता है, उस बॉडी पार्ट के फंक्शन को रिप्लेस करना होता है। ठीक है, और हम यहाँ पे लिम्ब को ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी का लिम्ब रिमूव हो गया किसी भी वजह से तो प्रोस्थीसिस का काम होता है कि इसने उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, ना सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को रिप्लेस करना होता है बल्कि इसने उसके फंक्शन को भी रिप्लेस करना होता है। ठीक है, अपीयरेंस को भी, उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को भी। ठीक है, वो भी उसकी बिल्कुल नॉर्मल या नेचुरल लिम्ब की तरह लगनी चाहिए, और साथ में फंक्शन भी उसका नेचुरल बॉडी पार्ट जैसे फंक्शन कर रहा था उसका फंक्शन भी वैसे ही वो परफॉर्म करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रोस्थीसिस हमें यूज़ क्यों करना पड़ जाता है, या कोई भी बॉडी पार्ट या लिम्ब वगैरह मिस क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, कोई भी ट्रॉमा, फॉल वगैरह, किसी भी किस्म की कंडीशन ऐसी डेवलप हो सकती है कि हमें लिम्ब कट करना पड़ सकता है। ठीक है, कैंसर या ट्यूमर हो सकता है जिसके स्प्रेड होने के आगे चांसेस हों, उन केसेस में हमें कट करना पड़ जाता है। ठीक है, फिर वो हाफ कट करना है या फुल कट करना है वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो गया जिसके स्प्रेड होने के आगे चांसेस हैं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं लिम्ब को कट। ठीक है, स्पेशली हमें पता है डायबिटीज़ के केस में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डायबिटिक फुट वगैरह, तो उन केसेस में हमें फुट कट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंट डिजीज़ हैं जिनमें हमें पता है कि हमें फुट को कट करना लिम्ब को कट करना पड़ता है। ठीक है, फिर अब जाहिर सी बात है, अब उस कटे हुए लिम्ब के साथ तो बंदा सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता ना, बहुत मुश्किल होता है। तो अब उस बॉडी पार्ट को, फॉर एग्जाम्पल किसी की टांग कट गई है तो उसको रिप्लेस तो करना है ना, तो उसको रिप्लेस भी प्रोस्थीसिस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा पहले वाला लिम्ब था या बॉडी पार्ट था उसका फंक्शन भी परफॉर्म करती है और साथ साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये था प्रोस्थीसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन के प्रोस्थीसिस होता क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोस्थीसिस जो है ना वो तब यूज़ किया जाता है जब पेशेंट की एम्पुटेशन हो या डिसआर्टिकुलेशन हो। डिसआर्टिकुलेशन में भी लिम्ब को सर्जिकली रिमूव किया जाता है और एम्पुटेशन में भी सर्जिकली रिमूव किया जाता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये कि एम्पुटेशन में लिम्ब को रिमूव किया जाता है थ्रू बोन, जबकि डिसआर्टिकुलेशन में लिम्ब को रिमूव किया जाता है थ्रू जॉइंट। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एम्पुटेशन करनी है और कहाँ पे डिसआर्टिकुलेशन करनी है, तो ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी तो फिर उस लिहाज से हम देख लेते हैं हमने डिसआर्टिकुलेशन करनी है या एम्पुटेशन करनी है और कितना पार्ट कट करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रोस्थीसिस को यूज़ करने का पर्पज़ क्या है। सबसे पहला पर्पज़ हमें पता है कि इसने क्या करना होता है, हमारा जो मिसिंग लिम्ब है, ठीक है, ये जो लिम्ब कट हो गया उसके फंक्शन को इसने परफॉर्म करना होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट की लेग कट हो गई है। ठीक है,
हम जाहिर सी बात है उसने एम्बुलेशन तो करनी है, एम्बुलेशन वॉकिंग को कहते हैं, ठीक है। तो फिर हम लेग लगाते हैं ताकि वो चल फिर सके, अपने जो डेली एक्टिविटीज़ से काम है वो परफॉर्म कर सके आर्टिफिशियल लिम्ब के थ्रू, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो बंदे ने करनी होती हैं, ठीक है। जैसे कि स्पोर्ट्स में भी कुछ लोग होते हैं, डांसिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, गोल्फिंग करनी है, क्लाइंबिंग, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज, सीटिंग, स्टैंडिंग, सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए जाहिर सी बात है पेशेंट का लिम्ब तो चाहिए, ठीक है। फिर हम आर्टिफिशियल लिम्ब यूज़ करते हैं, ये इसका पर्पज़ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एम्पुटेशन कौन कौन से लेवल्स पे होती है। सबसे पहले होती है ट्रांसफेलिंजियल एम्पुटेशन, ठीक है। ये तो डिफरेंट टाइप्स बताई हुई हैं एम्पुटेशन और डिसआर्टिकुलेशन की, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर हम देख लेते हैं कि फुल कट करना है, हाफ कट करना है, कौन सा पार्ट कट करना है, ठीक है। वो सारा फिर उसकी कंडीशन पर। सबसे पहली एम्पुटेशन आ जाती है ट्रांसफेलिंजियल एम्पुटेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें फेलिंजिस जो है वो कट होंगी, उनकी एम्पुटेशन होगी, ठीक है। फेलिंजिस हमें पता है कि हमारे जो फुट है और जो हमारे हैंड हैं, ठीक है, इन दोनों की जो उंगलियां हैं उनके अंदर जो मौजूद होती हैं बोन्स, उन्हें हम फेलिंजिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बोन्स हैं जो हमारे फिंगर्स और हमारी टोज़ के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा, और इनका अगर रिमूवल हो जाए तो हम कहते हैं ट्रांसफेलिंजियल एम्पुटेशन। इनका कंप्लीट रिमूवल भी हो सकता है, हाफ भी, मतलब पार्शियल एम्पुटेशन भी हो सकती है फेलिंजेस की, और कंप्लीट एम्पुटेशन भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की डिजीज़ की कंडीशन पे, ठीक है। ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो फुल एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, वरना पार्शियल। उसके बाद है ट्रांस मेटाकार्पल एम्पुटेशन। नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो हमारी मेटाकार्पल बोन्स हैं वो रिमूव होंगी, ठीक है। मेटाकार्पल बोन्स हमें पता है कि हमारे जो है हैंड के अंदर 5 लॉन्ग बोन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है। मेटाकार्पल बोन्स जो है वो हमारे रिस्ट को कनेक्ट करी होती हैं हमारे फिंगर्स के साथ, ठीक है। तो इनकी एम्पुटेशन को हम ट्रांस मेटाकार्पल एम्पुटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसकार्पल एम्पुटेशन। ट्रांसकार्पल एम्पुटेशन में क्या होगा, कार्पल बोन्स रिमूव होंगी, ठीक है। हमें पता है हमारे रिस्ट के लेवल पे 8 कार्पल बोन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। कार्पल बोन्स की रिमूवल को हम बोलते हैं ट्रांसकार्पल एम्पुटेशन। नेक्स्ट आ जाता है रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन। रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन में क्या होता है, इसमें हमारा हैंड रिमूव हो जाता है एट द लेवल ऑफ रिस्ट जॉइंट, ठीक है। हैंड को रिमूव कर दिया जाता है एट द लेवल ऑफ रिस्ट जॉइंट। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया कि एम्पुटेशन में बोन के थ्रू रिमूवल होता है लिम्ब का, और डिसआर्टिकुलेशन में जॉइंट के थ्रू होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हैंड रिमूव होता है थ्रू रिस्ट जॉइंट। नेक्स्ट है ट्रांस रेडियल एम्पुटेशन। ट्रांस रेडियल एम्पुटेशन के अंदर क्या होता है, इसमें जो हमारी एम्पुटेशन है ना वो फोर आर्म के थ्रू होती है, ठीक है। एम्पुटेशन थ्रू फोर आर्म बिटवीन एल्बो एंड रिस्ट, ठीक है। हमारी जो एल्बो है और जो हमारा रिस्ट होती है, ठीक है, उसके दरमियान में जो जगह होती है जिसे हम फोर आर्म बोलते हैं, ठीक है, उसकी एम्पुटेशन को हम ट्रांस रेडियल एम्पुटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बिलो एल्बो एम्पुटेशन भी बोलते हैं क्योंकि एल्बो से नीचे नीचे हो रही है ना, ठीक है, फोर आर्म के लेवल पे। नेक्स्ट है एल्बो डिसआर्टिकुलेशन। एल्बो डिसआर्टिकुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ फोर आर्म थ्रू एल्बो जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांस ह्यूमरल एम्पुटेशन। ट्रांस ह्यूमरल एम्पुटेशन को हम अबव एल्बो एम्पुटेशन भी बोलते हैं। ट्रांस रेडियल को बिलो एल्बो एम्पुटेशन और ट्रांस ह्यूमरल को अबव एल्बो एम्पुटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा पूरे के पूरी आर्म है वो ही रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। एल्बो जॉइंट से ऊपर ऊपर जो आर्म है वो सारी रिमूव हो जाती है, और साथ हैंड वगैरह मतलब नीचे तक सारा ही पार्ट जो है वो रिमूव हो जाता है, हमारे शोल्डर से लेके, ठीक है, एल्बो फोर आर्म सब कुछ इसमें रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन। शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन है रिमूवल ऑफ आर्म एट शोल्डर जॉइंट, ठीक है। इसमें हमारी आर्म रिमूव होती है शोल्डर जॉइंट के लेवल पे। नेक्स्ट है इंटरस्कैपुलोथोरेसिक डिसआर्टिकुलेशन। इंटरस्कैपुलोथोरेसिक डिसआर्टिकुलेशन में क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है जिसमें क्या होता है, इसमें हमारी पूरी आर्म रिमूव कर दी जाती है, प्लस हमारा जो शोल्डर ब्लेड है जिसे हम स्कैपुला बोलते हैं उसे भी रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। साथ जो हमारी कॉलर बोन है क्लेविकल, इसे भी रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है।
इंटर स्कैपुलोथोरेसिक डिसआर्टिकुलेशन के अंदर हमारी आर्म, स्कैपुला और क्लेविकल तीनों चीज़ों को रिमूव करी जाता है, पूरी आर्म हैंड तक जो है वो निकल जाती है, ठीक है। इसीलिए तो इसको मेजर सर्जरी बोल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक सक्सेसफुल या एक अच्छे प्रोस्थेसिस के अंदर, ठीक है। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स तो हमें पता है कि यही होनी चाहिए कि जब भी पर्सन उसे पहने तो वो उसे पहन के कंफर्टेबल हो, ठीक है। ये ना हो कि अजीब सी कोई कहाँ से उसका पीस निकल रहा हो, कोई कहाँ से, जब वो स्पेशली लोअर लिम में इस तरह होता है, ठीक है, ऑकवर्डली प्रोट्रूड हो जाता है बाहर प्रोस्थेसिस, ठीक है, जब बंदा बैठता है। इस तरह हर लिहाज से वो कंफर्टेबल हो, ठीक है, फिजिकली भी साइकोलॉजिकली भी, ठीक है, वो अच्छा फील करे उसे पहन के, ना कि वो उसे पहन के डिप्रेशन में जाए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, वो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और प्रोस्थेसिस इस तरह का होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए कि उसे पहनना भी आसान हो और उसे रिमूव करना भी आसान हो, ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो, ठीक है। तीसरी जो करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो ये है कि लाइट वेट हो, मतलब ज़्यादा हैवी ना हो। जाहिर सी बात है, पेशेंट ने उसको पहन के काम शाम करना है, ठीक है, तो अगर वो हैवी होगा तो उसके लिए मुश्किल होगा, इसीलिए उसे लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ जो करैक्टरिस्टिक है वो ये कि ड्यूरेबल हो। ड्यूरेबल मीन्स कि अच्छा मटेरियल उसके अंदर यूज़ हो, और अच्छा मटेरियल यूज़ होगा तो वो ज़्यादा देर तक चलेगा, ठीक है। ये नहीं कि बार बार उसको चेंज करना पड़े, न्यू लेना पड़े, बार बार ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए उसके अंदर, ठीक है। तो अच्छा मटेरियल वगैरह यूज़ करना है ताकि ड्यूरेबल हो और कॉस्मेटिकली प्लीजिंग हो, मतलब कि उसे देखने में अच्छा लगे, ठीक है। मतलब उसे लगे ना कि मैंने कोई आर्टिफिशियल चीज़ पहनी हो, उसे लगे कि ये मेरा नेचुरल लिम्ब भी है, ठीक है। और दूसरा ये कि फंक्शन वेल मैकेनिकली एंड रिक्वायर मेंटेनेंस। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक उसके अंदर ये होनी चाहिए कि जिस जगह पे भी हम लिम्ब को यूज़ करें रिप्लेस करने के लिए, वो उसका फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, ठीक है। और उसकी मेंटेनेंस हमें कम से कम करनी पड़े, लो मेंटेनेंस हो, ठीक है। कम से कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा ही होगा। बार बार अगर हमें उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी तो हो सकता है कि उसके अंदर पार्ट्स ही ऐसे यूज़ हुए हों जो कि रिप्लेस ही ना हो सकते हों, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि प्रोस्थेसिस के अंदर ऐसे पार्ट्स यूज़ होने चाहिए कि अगर वो ख़राब हो जाए तो पेशेंट उसको रिप्लेस भी करा सके, ठीक है। ये थी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास एक अच्छे प्रोस्थेसिस की, ठीक है। अब मैं इस तरह करती हूँ कि मैं आपको ना डायग्राम से ये सारी एम्पुटेशंस एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने वैसे आपको बता दी है कि इन सब में कहाँ कहाँ एम्पुटेशन होती है, लेकिन एक दफ़ा डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कंसेप्ट अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी ट्रांसफिलिंजियल एम्पुटेशन। ये है ट्रांसफिलिंजियल एम्पुटेशन, ठीक है। ये हमारी फिलिंजीज हैं, ठीक है, ये हमारे हैंड की हैं, ऐसे हमारे जो फुट की उंगलियां हैं, ठीक है, उनकी एम्पुटेशन हो सकती है। ये देखें, ये पार्शियल एम्पुटेशन हुई है, मैंने आपको बताया था ना, पार्शियल भी हो सकती है और ये कंप्लीट कट भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। ये इसकी पार्शियल एम्पुटेशन हुई है, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पार्शियल है करनी है या फिर कंप्लीट एम्पुटेशन करनी है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी ट्रांस मेटाकार्पल एम्पुटेशन। ये देखें, मेटाकार्पल्स की एम्पुटेशन हुई है इसके हैंड की, ठीक है। ये ऐसी होती है मेटाकार्पल एम्पुटेशन, ठीक है, सारी उसकी मेटाकार्पल्स कट हुई हुई है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी ट्रांसकार्पल एम्पुटेशन। ये देखें, ट्रांसकार्पल एम्पुटेशन हुई है, मैंने आपको बताया था ना कि उसका हैंड कट हो जाता है। ये देखें, इसका हैंड कट हुआ है, ठीक है। ये है ट्रांसकार्पल एम्पुटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी ट्रांस ह्यूमरल एम्पुटेशन। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, अबव एल्बो एम्पुटेशन होती है, ठीक है, एल्बो से ऊपर एम्पुटेशन हुई है। ये देखें, नीचे सारा उसका लिम्ब कटा हुआ है। ये है ट्रांस ह्यूमरल एम्पुटेशन। एम्पुटेशन सारी हो गई, अब रह गई हैं डिसआर्टिकुलेशंस, ठीक है, जिसमें हमने देखा था रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन, एल्बो डिसआर्टिकुलेशन, शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन, ठीक है। डिसआर्टिकुलेशन भी एम्पुटेशन जैसी ही होती है, ठीक है, उसकी भी लिम्ब की शक्ल वैसी ही होगी, क्योंकि फ़र्क तो दोनों में इतना ही है ना कि मतलब एक को बोन के थ्रू कट किया जा रहा है और एक को जॉइंट के थ्रू। बाहर से लिम्ब की अपीयरेंस तो वैसी ही होगी, कौन सा जॉइंट पे कट करने से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखें, रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन दिखाई हुई है, इसकी शक्ल बिल्कुल ट्रांसकार्पल एम्पुटेशन जैसी है, ठीक है। ये थी, मैंने आपको डायग्राम से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है।
अब हमारा जो टॉपिक रह गया है ना वो है कि कौन कौन सी मतलब तरीके यूज़ होते हैं प्रोसेसेस को बनाने में, ठीक है, किन किन बातों का ख्याल रखना है बनाते हुए, ठीक है, और क्या कौन कौन से मसले आ सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं यूज़र को प्रोसेसेस यूज़ करते हुए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। Stay blessed, stay tuned.